नमस्कार, नमो नारायण। सन 2027 मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। ये आप सुनते हो विपक्ष के नेताओं के मुंह से। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सन 2027 में ऐतिहासिक ऐसा कुछ होने वाला है कि मोदी बनेंगे राष्ट्रपति और योगी बनेंगे प्रधानमंत्री, तो आपको कैसा लगता है? जी, प्रबुद्ध नागरिकों के दल यानी कि इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक के बीच ये चर्चा अभी से ही शुरू हो चुकी है। किसी नेता या विपक्षी नेता के कहने से मध्यावधि चुनाव नहीं होने वाले। चुनाव होने का कारण है आर्टिकल 82, आर्टिकल 82। ये हमारे संविधान का एक वो आर्टिकल है जिसके तहत भारत सरकार को 2027 में परिसीमन करके चुनाव करवाने के लिए कहा गया है। अब इसमें राष्ट्रपति को थोड़ा बहुत पावर है, थोड़ा बहुत तो नहीं, पावर ही है कि वो चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे देखा जाए कि 2024 में जो चुनाव हुए हैं उनके अगले चुनावों की तारीख 2029 होगी और 2027 के आसपास करीब करीब भारत के 20 राज्यों के चुनाव होंगे। 20 राज्यों के चुनाव में आप मान के चलो, यूपी है, बिहार, राजस्थान, एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, झारखंड, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पौडीचेरी, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, इतने सारे राज्यों में 2027 तक के करीब करीब चुनाव आ रहे हैं। और बीजेपी के मैनिफेस्टो का एक मुद्दा था वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी तारीख भी पड़ती है 2027। मैं अपने इस आज के जो पूरा टाइटल है कि मोदी राष्ट्रपति और योगी प्रधानमंत्री, इसके लिए आपको ठोस जो कारण देने वाला हूं, 5-6 कारण। उनमें ये पहला संवैधानिक कारण दिया मैंने आपको, दूसरा सामाजिक कारण बताऊंगा, तीसरा मैं आपको बताऊंगा राजनीतिक कारण, चौथा बताऊंगा मैं आर्थिक कारण, पांचवा बताऊंगा धार्मिक कारण और छठवां बनेगा आध्यात्मिक कारण। ये 6 आयाम है जो ये तय करते, इस बात को पुष्ट करते हैं कि 2027 के थोड़ा आगे पीछे मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। और जो मैंने आपको कहा कि प्रबुद्ध नागरिक यानी इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक के अंदर जो ये चर्चा चल रही है, भाई कभी मोदी जी ने कहा था ना, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और अगले दिन मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बातें खूब छपी, विपक्षी दलों ने भी खूब उसको उड़ाया, लेकिन मोदी जी ने फुल स्टॉप नहीं दिया, मोदी जी ने उस बात को कॉमा दिया था। ये पंक्चुएशन मार्क है लैंग्वेज का। उन्होंने कहा हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन किसी ने उनको पूछा ही नहीं कि झोला उठा के जाओगे कहां। क्या मोदी कहीं ये तो नहीं कह रहे थे कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर प्रधानमंत्री पद से निकल के राष्ट्रपति के पद पे चले जाएंगे? क्योंकि राष्ट्रपति पद के भी चुनाव का अगर समय आप देखोगे तो 2027 हमारे आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू जी 2027 में पदमुक्त हो सकती है। और फिर उसमें कई ऐसे स्वास्थ्य के भी कारण हो सकते हैं कि 1 साल 2 साल आगे पीछे भी इस चीज को करने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 82 इसके तहत परिसीमन करके भारत के संसद की सीटें जो इस वक्त 543 हैं, वो बढ़कर के हो जाएंगी 848 के करीब। कुछ जगहों पे जम्मू कश्मीर की आगे पीछे करने से थोड़ी कम है, लेकिन ओवरऑल 848 सीटें हैं। भाजपा ने जो नारा दिया था या मोदी जी ने जो नारा दिया था, अब की बार 400 पार। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार ये उस मन को तैयार करने के लिए था जो 2027-28 में चुनाव आने वाला है। और ये चुनाव भारत के इतिहास का निर्णायक चुनाव होगा। इस चुनाव के अंदर बहुत बड़ी हेर फेर वैश्विक स्तर पर देखी जाएगी, कारण उस वक्त सारे जो मापदंड है वो अपने आप में आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो परिसीमन करेगा वो कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यह जवाबदारी है। और इसको डिलिमिटेशन कमीशन भी कहा जाएगा। इनके डिलिमिटेशन जो कमीशन निर्णय लेगा, इसको ज्यादा करके आप जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकोगे, क्योंकि उसमें प्रावधान है
कि हर बार अगर कोर्ट में जाएंगे उसको रोकेंगे तो परिसीमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिसीमन 1971 से पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? कि जैसे जैसे हमारी आदमशुमारी बढ़ती है, आदमशुमारी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से एमपी बढ़ने चाहिए, लेकिन 1971 से वो बढ़े ही नहीं है, जनसंख्या बढ़ती गई। अब उस अनुपात के अंदर हमें अगर रेशो देना है तो वो परिसीमन करना पड़ेगा, और वो सीटें 848 और उनके बैठने की व्यवस्था। पिछले साल मोदी जी ने जो नया संसद भवन बनाया जिसपे इतना हो हल्ला हुआ था, ये उसी का दृष्टिकोण था, ये उसी की बात थी। तो नई संसद भवन का उद्घाटन इसी दिशा का काम हो चुका। अब इसमें एक और चीज आती है, मैं आपको बता रहा हूं संवैधानिक आधार इस चीज के होने का, कि इसमें वुमेन रिजर्वेशन बिल आप भूल गए हो 2023 में पास हो चुका है, और इसमें 33% यानी 1/3 पार्लियामेंट की सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जिसको भी 2026 के आसपास लागू करने का समय आ रहा है। तो चीजें जो हैं राजनीतिक तौर से आप समझ गए हो, परिसीमन आपने समझ लिया। और अब मोदी बने राष्ट्रपति, योगी बने प्रधानमंत्री का मैं आपको दूसरा आधार बताता हूं, वो आधार है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार यानी कि भाजपा के ऊपर जो मातृ संस्था है वो कौन है? वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी ने एक पिछले दिनों स्टेटमेंट किया था। ये स्टेटमेंट किस कारण से हुआ था? ये कारण था जेपी नड्डा साहब की लूज स्टेटमेंट के कारण, कि भारतीय जनता पार्टी को अब आरएसएस के सहयोग की आवश्यकता, या इस तरह से मिलती जुलती, हम सक्षम है, हम अपना काम खुद कर लेंगे। जेपी नड्डा साहब, ये अगर आपकी व्यक्तिगत राय होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बाप हमेशा बाप होता है। आरएसएस के बिना कोई भी बीजेपी का नेता अपने बलबूते न जीत सकता है, न जीतने का ख्वाब देख सकता है, क्योंकि आरएसएस के करीब 100 साल के इतिहास में उन्होंने ये जो निर्माण करके दिखाया है कि दे आर द क्रिएटर्स, वो निर्माण करना जानते हैं। तो अगर हम योगी आदित्यनाथ जी को अगर हम प्रधानमंत्री के स्वरूप में देखते हैं, तो मान भी लीजिए एक हिसाब से कि चुनाव टाल टाल के आप 229 तक ले भी आओ, तो भी 75 वर्ष की आयु हो रही है मोदी जी की 17 सितंबर 2025 को। 2025 17 सितंबर को मोदी जी की आयुष्य 75 वर्ष की हो जाएगी। और जो परंपरा उन्होंने स्थापित की है, उन पर दबाव बनेगा, सामाजिक दबाव भी बनेगा, राजनीतिक दबाव भी बनेगा, नैतिक दबाव भी बनेगा, कि वो इस पद से मुक्त होकर के आगे चले जाएं और प्रधानमंत्री किसी और को बनाएं। तो इस प्रधानमंत्री की रेस में फिर कौन है? तो संघ की दृष्टि से और संघ की थिंक टैंक की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी सबसे आगे और प्रबल दावेदार हैं। उसका विशेष कारण भी मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि हो सकता है ये अभी आपको कल्पना लग रही हो, लेकिन धीरे धीरे जब मैं इनका आंकलन आपको बताऊंगा, तो मोहन भागवत जी और इंद्रेश कुमार जी ने भाजपा के अध्यक्ष के अति उत्साह वाले वक्तव्य को जैसे धूल चटा दी थी, और भाजपा को आरएसएस की आवश्यकता कितनी है ये बाद में हमें मीडिया से पता पड़ी गया। संघ के विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो जिसके भी मस्तक पर हाथ रखकर विजयी भव का हाथ रख ले, उसकी विजय सुनिश्चित होती है, वो चाहे कांग्रेसी हो या कम्युनिस्ट हो। भूतकाल में ऐसा हो चुका है कि संघ के आशीर्वाद लेकर के कम्युनिस्टों ने भी केरला के अंदर कुछ सरकारें म्युनिसिपल लेवल पे बनाई है। तो भारत की राजनीति को दिशा और दशा देने हेतु एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसके पास 15 से 17 साल का ऊर्जात्मक और निष्कलंक राष्ट्र समर्पित जीवन हो। कौन ऐसा नेता हो सकता है योगी आदित्यनाथ के सिवा? क्योंकि एक सन्यासी हैं, किसी प्रकार का कोई लांछन, किसी प्रकार का उन पर कोई आरोप है नहीं। 15 से 17 साल का उनके लिए बहुत ऊर्जात्मक जीवन बचा हुआ है। तो संघ हमेशा ये बुद्धि, जो उसको प्रबुद्ध नागरिकों की बुद्धि लगती है, कि ऐसा व्यक्ति हो जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे ले जा सकता है, और ये उत्तर प्रदेश का बहुत गौरव भी होगा। संघ ने अपनी शक्ति दिखा दी है 2024 में, लेकिन बीजेपी को थोड़ा सा इससे सीखना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो 2027 में हो, 28 में हो या 29 में हो, ये भूल न करे, क्योंकि बीजेपी हारी नहीं है। बीजेपी मात्र अपने हिंदू वोटरों के जागरण न होने से सुषुप्त अवस्था में चली गई कुछ सीटों पर, क्योंकि उनको जगाने का काम जो संघ करता था, उस संघ को इस बार आदरपूर्वक नहीं कहा गया कि आप हमारी मदद करो। ये कहा गया कि अभी हमें आपकी आवश्यकता नहीं। क्योंकि मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर से भी, और लोग भी मानते हैं, हर एक इंसान इसको मानता है कि संघ अगर फूंक भी दे देना
तो तूफान बन जाता, और संघ चाहे तो सुनामी भी क्रिएट कर सकता है, समाज में वैचारिक सुनामी, और संघ का ये भूतकाल में रहा भी है। हम सामाजिक के बाद आपको जो तीसरा आधार बता रहे हैं वो है राजनीतिक। अभी तो 99 सीटों पर आकर के कांग्रेस मानती है कि उन्होंने बहुत बड़ा एक क्रांति का, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक क्रांतिपूर्ण उनको विजय मिली है। लेकिन कांग्रेस 400 सीटों से गिरकर के 99 पे आई, ये विजय नहीं कही जाएगी। आपने 25% अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए 25% कामयाबी हासिल की है, अभी बहुत करना बाकी है। जब हम सीटों पर ध्यान देंगे 848 सीटों, तो उसमें काफी कुछ बदल जाएगा। उसमें कहां कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो इंडी के गठबंधन के दूसरे दल हैं वो लोकल दल हैं, वो अपना हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के ही हिस्से को खाएंगे। तो कांग्रेस अब 100 पे है, 848 में भी कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 150 के आसपास ही पहुंच पाएगी, क्योंकि लोकल पॉलिटिकल जो दल हैं वो अपना हिस्सा जरूर लेंगे। हाँ, बदली हुई संसद की तस्वीर के अनुसार 400 पार का जो नारा पहले था वो अब सही में नई संसद के लिए लागू होता है। वैसे इस जो 2027-28 की मैं वोटिंग आपको बता रहा हूं, जिसमें योगी प्रधानमंत्री जी बनेंगे आगे अगले टर्म में भी, तो उसके लिए हिंदू वोटरों को संगठित भी होना पड़ेगा, जागना भी पड़ेगा। इस बार अगर वोटिंग नहीं हुई है तो गर्मी की वजह से हिंदू वोटर बाहर नहीं निकला, मुस्लिम वोटर ने तो वोट किया था, और मुस्लिम वोटर जहां वोट करता है वहीं उसने वोट किया, कोई गड़बड़ नहीं हुई। मीडियाबाजी जरूर हुई कि हम अयोध्या हारे, हम अयोध्या नहीं हारे हैं भाई। थोड़ा बुद्धि से दिमाग लगा करके आंकड़ों को देखो। अयोध्या में भाजपा जीती है, लेकिन अयोध्या के आसपास फैजाबाद का जो इलाका है वहां पर भाजपा हारी है। तो वो वोट कौन कर रहा था? हिंदू वोट कर रहा था? नहीं। भाजपा को यह भी सीखना पड़ेगा कि उसके परंपरागत जो वोटर है उनको नाराज कर करके आप कुछ स्कीमों से, और जो ये लास्ट मोमेंट पे भर्ती करते हो ना दूसरे दलों के नेताओं को डाला कर, इससे आपका ग्राउंड का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो नाराज हो जाता है। ये कुछ बातें, इस पर हम अलग भी एपिसोड बनाएंगे आंकलन करते हुए। परंतु आज जिस चीज को मैं विशेष आपको दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं राष्ट्रपति और योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, इसके आधार यूपी। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर यूपी को एक राज्य से तोड़ के, मतलब उसमें परिसीमन करके, कम से कम जो मायावती बहन का जो ख्वाब था 5 राज्य बने, 5 नहीं भी बने तो उसको 3 राज्यों तक तो बनाया जा सकता है, और ये हित में भी रहेगा। वर्तमान सरकार को कई बार आप देखेंगे, आज आप सुन रहे हो, उसके बाद वर्तमान सरकार को कई बार अस्थिर करने की फेक न्यूज भी फैलाई जाएगी, मीडियाबाजी भी की जाएगी, एक नैरेटिव भी डेवलप किया जाएगा, क्योंकि इस नैरेटिव को डेवलप करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतें काम कर रही हैं ताकि मोदी सरकार कमजोर हो और भारत की जो तरक्की विश्व स्तर पर हो रही है उसको रोका जा सके। हो सकता है इसमें देश में अराजकता फैलाने के लिए भी कार्य करे, और किसी तरह से इस सरकार को किसी तरह से अस्थिर दिखाया जाए, कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम देखते हैं कि योगी जी आने वाले चुनाव में प्रोजेक्ट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अक्षरों पर आप मार्क कर लेना, अगर मोदी जी बने राष्ट्रपति और योगी बने प्रधानमंत्री तो आने वाले 15 सालों तक दूसरा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की रेस में आपको नहीं दिखेगा। योगी योगी और योगी ही आपको दिखेंगे। और योगी अपने आप में जो उत्तर प्रदेश से ट्रेनिंग ले चुके हैं चीफ मिनिस्टर रहते हुए, ये उनके लिए ताकत का काम करेगा। मैं आता हूं अपने चौथे कारण पर, जो कि आर्थिक कारण है। और आर्थिक भारत देश से लागू नहीं है, पूरे विश्व से लागू है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया वैश्विक मंदी से निकल रही है। आप पिछले दिनों एक अखबार खोल करके पढ़ें तो सऊदी अरेबिया का जो पिछले 80 सालों का करार था उनके साथ कि वो पेट्रोल प्रोडक्ट्स डॉलर में बेचेंगे, उन्होंने मना कर दिया है। नहीं भाई, बहुत हो गया। अब हम तय करेंगे, मतलब सऊदी अरेबिया तय करेगा कि हमें कौन सी करेंसी में बेचना है। ये पूरा का पूरा यूएसए की इकोनॉमी पर आघात है और बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में होगा। और ये जो पेट्रो डॉलर डील के कट होने से उनकी इकोनॉमी वैसे ही पेपर इकोनॉमी चल रही है, अमेरिका में रिसेशन चल रहा है। और टॉप 10 इकोनॉमियां अगर हम देखते हैं 2024 की, तो उसमें आप देखेंगे यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, भारत, फिर यूके, फ्रांस, ब्राजील, इटली और कनाडा। आखिरी वाले 5 से भारत ऊपर आ चुका है,
लेकिन 2027 तक भारत तीसरी महासत्ता हो ही जाएगा। वर्ल्ड वॉर का आगाज कैसे हो चुका है? यूक्रेन रशिया वार, इसको जो भी कारण रहे विश्व स्तर पर, चाहे वो आर्म्स एम्यूनिशंस की लॉबी इसको बरकरार रही है, यूरोप इसमें बेवजह घुसा हुआ है, लेकिन ये वॉर आगे चल करके चाइना ताइवान का भी टेंशन बढ़ाएगी। यही वार पाकिस्तान और भारत के बीच का कारण बनेगी और मैं कह रहा हूँ 2025-26 तक पूरे विश्व में ये जो वॉर है ये अपने लेवल पर इतना आगे बढ़ता जाएगा कि हम तीसरी वर्ल्ड वॉर को विजुलाइज कर पाएंगे। हाँ, ये ठीक नहीं होगा कहना तीसरी वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगी, लेकिन ये घटनाएं उसको प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा भी मैं कहूँगा, जब मैं आध्यात्मिक रीजंस पे आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि विश्व स्तर पर बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज होने जा रही हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग से जितना भी नुकसान होगा, अतिवृष्टि हो चाहे वो सुनामी हो, इसका भी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर आने वाला है। और एक फाइनल इसका इफेक्ट मैं बताऊं, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में कुशल नेतृत्व की कमी के कारण इसका अंजाम अच्छा नहीं हो रहा है और भारत को कुशल नेतृत्व देने के लिए यूनाइटेड नेशंस में जगह देनी पड़ेगी वीटो के साथ। और ये तब हो सकती है जब हमारा राजनीतिक नेतृत्व मजबूत होगा। हमें भारतीयों को अपने छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ करके ऐसी सरकार को मजबूत करना पड़ेगा जो वैश्विक स्तर पर कुछ लीडरशिप दे सके। मैं आपको पांचवा रीजन बता रहा हूं, पांचवा आधार, धार्मिक आधार। यूरोप के अंदर इन दिनों आपने देखा यूरोपियन यूनियन के चुनाव हुए, कौन जीता? दक्षिणपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथी मतलब क्या? जो वहां के मूल संस्कृति के लोग हैं वही चाहते हैं कि वो धारा रहे, और जो इस्लाम की घुसपैठ हो रही है उसके विरुद्ध में ये वोट हुआ है। ये पूरी की पूरी शक्ल यूरोप की एक साल के अंदर बदल देगा। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के सुदूर देशों के अंदर ये कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। चाइना ने इस्लाम को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है कि इस्लाम को हम इजाज़त देंगे लेकिन चाइनीज कल्चर के अंतर्गत, और इस चीज़ को लेकर के एशिया में भी अशांति रहेगी। तो धार्मिक कारणों में मैं ये भी कहूँगा कि एशिया में कट्टरवाद एक चुनौती बनेगा और भारत इससे अछूता नहीं होगा। कट्टरवाद तो यहाँ पे भी दंगे फसाद आपको दिखाई देंगे आने वाले समय में, लेकिन ये आम जनता को एहसास दिलाएगा, इंक्लूडिंग शांति प्रिय और इंटेलिजेंट मुस्लिम्स को, कि भारत के अंदर वो सरकार होनी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास सोचती हो और सबको साथ में लेके चलती हो। और इसलिए भी जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बन जाएं और योगी जी प्रधानमंत्री होंगे तो उनको मजबूत करने के लिए जनता जनार्दन पूरी तरह से उनको साथ सहकार देगी चुनावों में। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब आप ये देख रहे हो, धार्मिक कारण ही बता रहा हूं, 23 जून 2024 से 21 जुलाई ये एक ऐसा काल है, इसको कहते हैं रौरव का या दुर्योग का। महाभारत के समय ये काल आया था। इस काल की विशेषता यह है कि जैसे हिंदू कैलेंडर के अंदर एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है, हजारों सालों के बाद पहली बार 23 जून से 21 जुलाई तक का पखवाड़ा मात्र 13 दिन का है। ये ऐसा हजारों सालों में पहली बार हुआ है और यही कारण रहा कि महाभारत का युद्ध उस वक्त बहुत विध्वंसकारी रहा। कई नेचुरल कैलेमिटीज हुई, कुदरत की आपदाएं हुई, लाखों लोगों ने अपना जीवन खोया और ये कारण बना। तो ये योग भी 23 जून से आप देख रहे हो। इसके अलावा षष्ठी ग्रह योग जो है वो भी बन रहा है। ये मैंने आपको धार्मिक आधार बनाया। मैं अंत में आते हुए आपको आध्यात्मिक आधार बता रहा हूं कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्दी राष्ट्रपति और योगी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आने के लिए प्रबुद्ध सोच रहे हैं। इसका कारण है 17 सितंबर 2025 को जैसे ही मोदी जी की जन्म कुंडली के अनुसार उनको देखा जाएगा तो उनका प्रधानमंत्री पद 2027 तक दिखता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। बाकी कई भविष्यकर्ताओं ने घोषित कर दिया कि वो उस जगह को छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ करके हिमालय जाएंगे नहीं। वो कर्मयोगी हैं, कर्म योद्धा हैं और प्रबुद्ध। जैसे मैंने आपको बताया, इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक का अभी से विचार है कि मोदी जी को राष्ट्रपति भवन पहुंचाया जाए, क्योंकि राष्ट्र को एक सबल और एक ऐसा नेतृत्व राष्ट्रपति के रूप में भी चाहिए जो मोदी जी बिल्कुल सही बैठते हैं और मोदी जी का अनुभव भी है। भारत को अगर गुरु स्थान पर विश्व स्तर पर पहुंचाना लाना है और भारत वहां पर टिक के रहे तो ये जोड़ी भारत के राजनीति में बहुत आवश्यक है। मैं भविष्य पुराण से लेकर नास्त्रोदमस तक की
मैं वांगा बाबा की भविष्यवाणियों से लेकर के दूसरे भविष्यकर्ताओं की भविष्यों को भी जब देख रहा था, तो ये सारे फैक्टर आध्यात्मिक रीत से भी दोनों को सपोर्ट करते हैं। हालांकि मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता हूं कि मैंने मोदी जी की जन्म कुंडली देखी, योगी जी की जन्म कुंडली देखी। मैंने आपको कहा आपके हिसाब से ये हो सकता है ये हाइपोथेटिकल चीज हो, आपके हिसाब से आपको लग सकता है ये काल्पनिक चीज हो, लेकिन ये काल्पनिक पूरी कल्पना नहीं है। प्रबुद्ध नागरिकों के दल में, इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक के अंदर, दिल्ली के गलियारों में अभी से ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि 2027 के राष्ट्रपति चुनावों के अंतर्गत मोदी जी को राष्ट्रपति बनाया जाए और योगी जी को प्रधानमंत्री। आपका अपना विचार और आपका अपना जो भी इसमें योगदान हो सकता है उसको आप लिखेंगे कमेंट्स में। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा पर राष्ट्रहित में एक बहुत अच्छे तरीके से हम विचार भी करें। समय है, देश जगेगा, हम जगेंगे, हम जगेंगे, देश जगेगा, ये परस्पर है। आइए तो मिलकर इस चीज पर विचार करें। फिर मिलेंगे अगले विषय में, तब तक के लिए नमो।